बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में ये बच्चों आपका अगला लेक्चर है। आपको याद है पिछला लेक्चर आपने चैप्टर 5 की थ्योरी फिनिश कर ली थी और साथ ही कोई तीन एग्जांपल्स आपने तीन एग्जांपल्स कर ली थी, दूसरी, पाँचवीं और छठी, और पहली सिर्फ एक रह गई है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक थ्योरी जो चैप्टर 5 की बनती है वो आपको पता है, हम फिनिश कर चुके हैं। तो बस ये पहली एग्जाम्पल रह गई है, ये करते हैं, फिर बाकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी, न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद जो स्मार्ट सिलेबस में है। तो एग्जाम्पल 1 पे आते हैं। कहता है एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज स्विच्ड ऑफ। एक पंखा इतने रेवोल्यूशन पर सेकंड की स्पीड से, एंगुलर स्पीड से घूम रहा था और उसको स्विच ऑफ कर दिया गया। इट कम्स टू रेस्ट इन 18 सेकेंड्स। 18 सेकंड लगे उसको रेस्ट पे आने में। जो अब तक बच्चों, अभी तक जो स्टेटमेंट हुई है, हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, तो मैं ज़रा इस स्टेटमेंट के मुताबिक थोड़ी सी यहाँ चलिए, मेरे पास इधर ही जगह जो है, मैं एक लिस्ट बनानी चाह रहा हूँ। तो रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड था और स्विच ऑफ कर दिया और बाद में रुक गया। ये क्या सिचुएशन है? मैं लिखूंगा ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बच्चों, ओमेगा आई वो थी 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं कि रेवोल्यूशन पर सेकेंड ऐसा यूनिट नहीं है एंगुलर वेलोसिटी की, वो रेडियन पर सेकेंड होती है। और आम हालात में हमें करना तो ये होता है कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें, लेकिन यहाँ इसकी कुछ नेचर ऐसी है, जो पूछा गया है उसके मुताबिक हमें हिंट मिलेगा कि ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड में ही रहने दें तो ठीक है। मैं बताता हूँ क्या वजह अभी, चलिए। लेकिन ओमेगा एफ जो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वो 0 हो गई, रुक गया है। और टाइम जो इस दौरान लगा 18 सेकेंड। मैं लिस्ट बना रहा हूँ, जैसे हम गिवन डाटा आपको पता है न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करते हुए बनाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात हो गई। अज्यूमिंग द डीसेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। डीसेलरेशन ज़ाहिर होता तो एक्सेलरेशन ही है, बस नेगेटिव एक्सेलरेशन। और डीसेलरेशन तब होता है जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, बाद में कम हुई हो, जैसे कि इस केस में है। तो मतलब पूछा तो एक्सेलरेशन ही है, लेकिन कौन सा ज़ाहिर है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। उसकी कहता है जी अज्यूमिंग डीसेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म फाइंड इट्स वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। याद करें ये ज़ाहिर है एंगुलर वेलोसिटी है, तो फिर वो भी एंगुलर एक्सेलरेशन ही है कि वो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है। फ़र्ज़ करें कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है जो यहाँ पैदा हुआ चीज़ को रोकने के दौरान, पंखे को रोकने के दौरान, उसकी वैल्यू निकालनी है। और भी कुछ कह रहा है, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस डिड इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ज़रा नोट करें क्या पूछा है, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस डिड इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये बच्चे एन ऐसी ही बात है जैसे कोई कहे कि हाउ many meters did something cover before coming to rest। तो जब पूछा जाए how many meters did it cover before coming to rest, तो भला क्या पूछा होगा? मीटर्स, फासला, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। अब हाउ मैनी रेवोल्यूशन आपको याद होना चाहिए, ये भी उन 3 यूनिट्स में से एक है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट थी, यानी थीटा पूछा है। रेवोल्यूशन भी थी, डिग्री भी थी और रेडियन भी थी। हमें पूछा है रेवोल्यूशन में, तो हमें क्योंकि पूछा गया रेवोल्यूशन में, गिवन वैल्यू भी कोई रेवोल्यूशन पर सेकंड है, सिर्फ ये वजह है कि हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे रेडियन पर सेकंड में, वैसे कन्वर्ट करना होता है हर न्यूमेरिकल एग्जांपल में। अगर रेवोल्यूशन पर सेकंड में गिवन हो तो करना होता है। कैसे करना होता है जल्दी से मैं बताने भी लगाऊं, आपको पता होना चाहिए कि 1 रेवोल्यूशन जो है, ये मैं साइड पे करता हूँ, 1 रेवोल्यूशन जो है बच्चे वो होता है 2 पाई रेडियन। चुनाचे 2 रेवोल्यूशन होगा तो ऑफ कोर्स 2 × 2 पाई रेडियन। चुनाचे 3 रेवोल्यूशन होगा तो सिंपली 3 × 2 पाई रेडियन, यानी जितने रेवोल्यूशन हो उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें। इसी वजह से ओमेगा आई, अगर ऐसा यूनिट इसकी बनानी होती तो हम लिखते 3 × 2 पाई और बन जाना था इतने रेडियन पर सेकेंड, ये होना था। लेकिन अभी मैंने कहा क्योंकि पूछे भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ही है फाइनली, तो वो गिवन भी चीज़ रेवोल्यूशन के लिहाज से, पूछी भी रेवोल्यूशन ही है, कन्वर्ट नहीं करने की ज़रूरत, वैसे उसूलन करना होता है न्यूमेरिकल या एग्जांपल सॉल्व करते हुए। लेकिन यहाँ क्यों नहीं करना, उसकी रीज़न बता दी। डाटा आपके सामने है, ये डाटा आपके सामने है, मैं इसको फ़िलहाल किताब को परे रखता हूँ। ये डाटा बच्चों आपके सामने है, ये बिल्कुल ऐसी ही लिस्ट है जैसे मैं आपके लिए बनाता हूँ। मैट्रिक में इवन आपने किया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, और आपको टाइम भी गिवन हो, और एक्सेलरेशन ए पूछा हो, और डिस्टेंस एस पूछा हो, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, ये बिल्कुल ऐसी ही लिस्ट है। और अब आप बार बार कंपैरिजन कर चुके हैं, आपको पता है कि इक्वेशंस हमने वो जो 2 लेक्चर छोड़ के पीछे आई थी, वो एक लंबी लाइन लगा के कंपैरिजन किया था लीनियर इक्वेशंस का और एंगुलर का, तो वही यहाँ भी है। अब इस डाटा को अगर गौर करें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, ये ज़रा देखिएगा, फ़ौरन समझ आएगी कि क्या करें। एक्सेलरेशन अगर होता लीनियर, अगर होता, ये मैं जस्ट बात समझा रहा हूँ, तो हम लिखते डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी कह दें या जस्ट सिंपली टी कह दें, दोनों तरह ही चल जाएगा, कोई हर्ज नहीं। और डेल्टा वी जो है वो है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। यूँ आपको निकले यहाँ से मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ये भी ठीक है, या एक और पॉसिबिलिटी भी, क्योंकि हमने रट्टा नहीं मारना, हमने सिर्फ देखना है कि चीज़ को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। या एक और भी यूँ भी कह सकते हैं, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, है ना जी। इस इक्वेशन को मैं मज़ीद यूँ कर सकता हूँ कि ये बना वी एफ और ये वी आई इधर पॉजिटिव था, इधर आया तो माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। इससे अगले स्टेप में अगर मुझे यहाँ एक्सेलरेशन बनाना है ए, तो बच्चों इधर टी मल्टीप्लाई हो रहा था और दूसरी तरफ जाके ये क्या बन गया वी एफ माइनस वी आई, तो उधर था ही और बटे में जाके टी। तो इस तरह भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यही निकला है जो मैंने इधर आपको दिखाया, दोनों तरह ही जैसे मर्जी आप सोच लें इसको। फाइनली यानी ये फार्मूला बनना था अगर लीनियर मोशन होती। अब है एंगुलर मोशन, तो बोला इसका फिर क्या बना, इसका बच्चों उसी तरह से अल्फ़ा होगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तीनों गिवन है, पुट करें, सॉल्व कर लें, इनकी वैल्यूज़ को नेगेटिव आएगा जो भी आएगा, क्योंकि वी एफ जो ओमेगा एफ जो है वो 0 है, 0 माइनस समथिंग जो भी समथिंग था वो 3 रेवोल्यूशन और बटे में 18। इसको सॉल्व करना है तो आंसर आपका सोल्यूशन इसकी, फिर ये उधर से भी देख ही लेते हैं, मैंने इधर आपको बात तो समझा दी है। तो ये सोल्यूशन है जी, ओमेगा आई ओमेगा एफ टाइम अल्फ़ा निकालना है, थीटा निकालना है, वही फार्मूला जो अभी बताया था आपको एंगुलर एक्सेलरेशन का, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी, और वैल्यूज़ पुट की तो ये -0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये पर सेकंड स्क्वायर है क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है, और माइनस साइन आनी भी थी क्योंकि पता ही है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डीसेलरेशन है। अगली बात फिर अगला भी देख लीजिए, उसने लिखा भी हुआ है और ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके पास इस पूरी लिस्ट में अगर ए भी आ गया हो, ये लीनियर मोशन के हिसाब से अगर ए भी आ जाए तो थीटा कैसे, ये इस पूरी लिस्ट में अगर ए भी आ जाए तो फिर एस कैसे निकालेंगे। तो फिर हमारे पास फार्मूला एस इज इक्वल टू, अगर ए भी आ जाए, ए अगर आ जाए इस लिस्ट में तो फिर एस कैसे निकालेंगे, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी फार्मूला आप जानते ही हैं। तो वी आई भी गिवन है, टाइम टी भी गिवन है, अगर गिवन है तो एक्सेलरेशन भी निकाल चुके हैं, फिर टी गिवन है, तो बस फिर यहाँ ये फार्मूला क्या बनेगा, ये तो अभी वैल्यू एक्सेलरेशन की आ गई थी रेवोल्यूशन पर सेकंड। यहाँ थीटा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ बनेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। बस जी यही कुछ आपकी किताब पे भी है और हर चीज़ की वैल्यू मौजूद है, बाकी काम आपका और आपके कैलकुलेटर का है, ये आप करेंगे, ये आपके सामने सोल्यूशन मौजूद है। तो थीटा आ गया इतने 27 रेवोल्यूशन, सब चीज़ों की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल सारी बच्चों मुकम्मल हुई। मैं जल्दी से आपको फिर से दिखा दूँ एक नज़र आपका स्मार्ट सिलेबस। तो स्मार्ट सिलेबस ये मेरे पास है जी, पहले भी दिखाया था पिछले लेक्चर में भी, तो फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं। ये हमारे पास चैप्टर 5 की ये लिस्ट है। क्लास वर्क में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने अब करवाने हैं, दूसरा, 7वां, 9वां और 10वां, और मैंने आपको होमवर्क बता दिया हुआ है, पहले भी पता ही है आपको, ये भी आपके सामने है। शुरू करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी करते हैं और न्यूमेरिकल भी, और क्योंकि अभी एग्जाम्पल्स कर रहे थे तो मैं क्यों ना न्यूमेरिकल पहले करवा दूँ, ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन इकट्ठे बाद में कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल पे आते हैं 1, 3, 5 और 7, ये तो सीधे सीधे ऑड नंबर न्यूमेरिकल हो गए, 1, 3, 5 और 7। चलें फिर, तो ये न्यूमेरिकल हैं जी जो मैंने आपको करवाने हैं, पहले ये करते हैं फिर शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए याद होगा आपको, जो पिछले फेज़ में भी जिन्होंने ऑनलाइन क्लासें ली हैं, तो ये आपको मैंने किताब लगवाई हुई है, आपकी जानी पहचानी है, ये जी सिस्टमैटिक अप्रोच टू फिज़िक्स, ये आपको पता है। तो इसमें आपके सामने ये चैप्टर 5 है जी, और चैप्टर 5 के मैं निकालता हूँ न्यूमेरिकल्स जी। न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके सामने है। ए टाइनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून, एक छोटी सी लेज़र की शुआ ज़मीन से चाँद की तरफ को भेजी गई। इफ़ द बीम इज़ टू हैव ए डायमीटर ऑफ 2.5 एट द मून। इसकी सोल्यूशन में आपने भी बच्चों ये डायग्राम बनानी है जैसे यहाँ सोल्यूशन में बनाई हुई है। ये अर्थ थी और यहाँ से वो लेज़र की बीम गई, ये मून है, चाँद है, उसके ऊपर इतनी फैली ये बीम, जाते जाते थोड़ी फैलती गई, तो ये इतना इसका चाँद के ऊपर ये वाला घेरा इसका बना।
फिर से पढ़िए, छोटी सी लेज़र की बीम थी, टाइनी छोटी सी, वो ज़मीन से चाँद की तरफ को भेजी गई। लेज़र पता है आपने देखी होगी कभी, बारीक सी वो लाइट की शुआ होती है जो दूर तक जाती है, तो वो भेजी गई ज़मीन से चाँद पर। इफ़ द बीम इज़ टू हैव ए डायामीटर ऑफ 2.5 मीटर एट द मून, चाँद पर जो बीम का वो जो एक सर्कल सा बनेगा, बीम का जो शुआ जो जब जाएगी तो उसका वो जो रोशनी का दायरा सा बनेगा, उसका डायामीटर कहता है इतना है 2.5 मीटर एट द मून। हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम, ये बीम जाते जाते कितनी फैली होगी। आपको पता ही है लाइट जाते जाते थोड़ी सी फैलती है, लेज़र बहुत कम फैलती है, लेकिन फासला बहुत लंबा है, ज़मीन से चाँद तक बहुत लंबा फासला, तो दूर जाते जाते थोड़ी सी फैल गई। वो जो उसका फैलाव का एंगल है, डाइवर्जेंस, फैलाव, इंतशार, फैलना, तो जो उसका हाउ स्मॉल कितना छोटा था, मतलब कितनी वैल्यू थी उस एंगल की जो उसका फैलाव का एंगल बना था। बी फॉर दी बीम द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम दी अर्थ इज़, वो ज़मीन से चाँद का फासला, ये आर कह दें ये जो फासला ये इतना है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ भी आपको दिखा भी दूँ, जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, ये है जी अर्थ, और यहाँ से ये दूर चाँद है, तो ज़मीन से बीम ये गई है, और ये अब एग्जैक्ट स्केल के मुताबिक नहीं, ये सारे हमने ये साइज़ हर चीज़ का दिखाया, ये जस्ट वैसे इस बात समझाने के लिए, रोशनी का ये जो दायरा सा बनेगा, इसका डायामीटर कहता है ये वाला फासला, डायामीटर ऊपर से नीचे तक, ये गिवन है हमें, और ये एंगल थीटा पूछा है, ये वाला जो थीटा है ये वाला पूछा है, ये वाला एंगल थीटा ये पूछा है, जबकि ये फासला जो है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा फासला ये गिवन है। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई बच्चों, ज़रा देखिएगा, जैसे एक सर्कल हो और यहाँ से एक लाइन खींचें और एक यहाँ से खींचें, और ये आर्क लेंथ एस है, ये वाली आपको पता है, याद होगा ये वाली, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ पर सेंटर में थीटा बन रहा है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बड़ा सा सर्कल फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये वाला बड़ा सा सर्कल, और ये भी फासला उतना ही है आर, ये भी उतना ही है, नज़र भी आ रहा है उतना ही है, और इसको हम फिर एस कह देते हैं, जो डायामीटर है रोशनी के स्पॉट का जो चाँद पर बना। तो फिर हमें गिवन अब क्या क्या है, तो गिवन बच्चों हमें ये वाला एस गिवन है जो कि 2.50 मीटर है, और हमें आर गिवन है जो कि 3.8 × 10⁻⁸ मीटर है, और पूछा क्या है ये वाला एंगल थीटा। तो ज़रा नोट कीजिए, तो बड़ा आसान हो गया काम। याद आया कोई फार्मूला? हाँ जी, शाबाश। एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा क्या हुआ एस ओवर आर, एस और आर गिवन है जी, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें। यही सारी डायग्राम, यही सारी डिटेल, यही सोल्यूशन आपके सामने है। रेडियंस में ये एंगल थीटा निकल आएगा। न्यूमेरिकल 1 हो गया जी। आगे न्यूमेरिकल 3 है जी बच्चों, ये जी न्यूमेरिकल 3 आपके सामने कहता है ए बॉडी of moment of inertia I is equal to 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, किसी फिक्स एक्सिस के गिर्द घूम रही थी, उसका इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। रोटेट्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट पे ज़रा जोर है, इस पर गौर कीजिएगा। कोई चीज़ है उसका इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है उसकी 100 रेडियन पर सेकेंड, उससे घूम रही है। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम L एंड द टॉर्क टू सस्टेन दिस मोशन, इस मोशन को जारी रखने के लिए टॉर्क कितना है। ये मैं ज़रा इधर आपके लिए थोड़ी सी इसकी सोल्यूशन करता हूँ। जो मैं स्टेप्स करने लगा हूँ आप भी उसी तरह कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ज़रा देखिए जी क्या क्या है, लिस्ट बनाते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों 0.80, आपको इसकी यूनिट याद होनी चाहिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कैसे है, क्यों है, ये पता थ्योरी में सारा पढ़ा हुआ है हमने। तो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का, जबकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये उसने बताया कितनी है, 100 रेडियन पर सेकंड। कांस्टेंट है, ये मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ बता, इज़ इक्वल टू मैंने लिखा कांस्टेंट, जिसका मतलब ये ले सकते हैं कि इतनी ही इनिशियल है ओमेगा आई, यही ओमेगा एफ है, तो कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हुई ना, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये ज़रा नोट कीजिए। और कैलकुलेट दी एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर मोमेंटम L और टॉर्क इस मोशन के लिए कितना है ये निकालना है। तो बच्चों पहले तो ये जो पहली चीज़ निकालनी है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, बड़ा मशहूर फार्मूला याद है, देखा हुआ है थ्योरी में। तो ये तो फिर समझिए हो गया पहला तो पॉइंट, इसका पहला तो बड़ा आसान है। आई भी गिवन है, ओमेगा भी, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, इसको पुट करके सॉल्व करना है, ये आपका काम है, आपने करना है। आपके सामने सोल्यूशन भी अभी देखा ही थी किताब पे। लेकिन अगला जो है याद करें, टॉर्क का फार्मूला आपने चैप्टर 5 में एक साबित किया था, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा,
ये वो टॉपिक था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, उसका लास्ट फार्मूला फाइनल उस टॉपिक का यही था, याद करें, देखने में शक आपकी थ्योरी में देखा हुआ है। तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ये ऐसा ही है, फिर से याद दिला दूँ, ये ऐसा ही है जैसा एफ इज इक्वल टू एम में होता है। ये भी पिछले से पिछले किसी लेक्चर में, अभी 2-3 लेक्चर छोड़ के ये भी आपने देखा था। फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन। चलें, बहरहाल यहाँ से अब हमें टॉर्क चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो वो रहा गिवन है, लेकिन अल्फ़ा की बात करते हैं। अल्फ़ा बच्चों होता है ओमेगा एफ, अभी अभी कहीं पीछे भी बताया था, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी, ये पता है आपको एक्सेलरेशन है। लेकिन वो जो ऊपर लिख चुके हैं ओमेगा, वो जो कांस्टेंट है ओमेगा, तो इसका मतलब है ओमेगा एफ भी 100 है, वो वैल्यू लिखी हुई है, माइनस ओमेगा आई भी 100 है, ओवर टाइम तो खैर बताया ही नहीं है, लेकिन 100 से 100 कैंसिल इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बच्चों 0 है, अल्फ़ा 0 है, तो फिर सिंपली टॉर्क क्या हुआ, टॉर्क हुआ आई अल्फ़ा, आई गिवन था 0.80 मल्टीप्लाइड बाई 0, टॉर्क हुआ जी 0। एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो टॉर्क होगा 0। ये इसकी मुकम्मल सोल्यूशन आपके पास। और मैं चाहूँगा आप भी यही मेरे वाले स्टेप्स इसी तरह कीजिएगा, किताब की तरह करने की बजाय थोड़ा सा ये ज़रा हाईलाइट हो जाए ये वाला हिस्सा इसका, ये वाला कि ये डाटा में भी ये लिखिएगा कि कांस्टेंट ये कैसे है, ये ओमेगा आई ओमेगा एफ। लो जी, सोल्यूशन वैसे आपकी किताब पे भी है, लेकिन आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, लेकिन ये मैंने भी बता दी। न्यूमेरिकल नंबर 1 और 3 हो गए। 5 पे आते हैं। न्यूमेरिकल 5, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए स्टार। लिस्ट बनानी शुरू कर ही देते हैं। क्या करना है जी, कोई सितारा है, कोई स्टार है, उसका कहता है कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। ये मैंने लिखा L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। ऑफ ए स्टार जिसकी मैस है जी इतनी 2.0 10⁻30 kg, मैस उसकी है 2.0 इंटू 10⁻30 kg। अगर आपको याद हो तो ज़मीन की मैस से भी ये ज़्यादा है मैस, क्योंकि ज़मीन की थी 6.0 10⁻24 kg। याद है जी, अभी पीछे कहीं पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में कहीं इस्तेमाल की थी। अच्छा, बहरहाल तो मोमेंटम चाहिए, सितारा है कोई उसका, और उसकी मैस की बना एंड रेडियस, सितारे का रेडियस, ये कोई स्टार की बॉडी मैंने समझ ये बना दी, तो ये जो है ये वाला आर जो है कैपिटल आर से लिख दिया, ये सितारे का रेडियस जो है वो गिवन है। स्टार का अपना रेडियस ये है जी 7 इंटू 10⁻5 किलोमीटर है बच्चों। तो मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट ही ना कर दूँ, किलो की जगह 10⁻3 मैंने लिख दिया, किलो का मतलब यही होता है। ये फाइनली बना 7 इंटू 10⁻8 मीटर सितारे का रेडियस। ऐसा ही कुछ वो आपकी, ये देखें आपकी किताब पे भी ये लिस्ट बनाई हुई है, वो जो आपकी नोट्स वाली बुक, हेल्पिंग बुक है। अच्छा, तो और क्या करें, इफ़ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, ये सितारा अपने ही सेंटर के गिर्द, अपने ही एक्सिस के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर काटता हो, अगर कंप्लीट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस वंस इन 20 डेज। ये ज़रा नोट करें, एक चक्कर 20 दिनों में। ये भला बच्चों क्या गिवन हुआ, पिछले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने टाइम पीरियड डिफाइन किया था, याद करें, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक चक्कर का टाइम पीरियड होता है। ये टाइम पीरियड बच्चों गिवन है 20 डेज, और ये ऐसा यूनिट नहीं है डेज। तो हमें पता क्या करना है, हमें इसको करना है 20 इंटू 24। ये भला क्या बन गए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये बन गए आवर्स। अभी भी बात नहीं बनी। फिर 20 इंटू 24 तो आवर्स थे, फिर इंटू 60 किया तो ये बन गए बच्चों मिनट्स। अभी भी बात नहीं, सेकंड में करना है। तो 20 इंटू 24 आवर्स थे, इंटू 60, क्योंकि हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। अभी यहाँ तक तो मिनट था, मज़ीद इंटू 60, तो इतने बने बच्चों सेकंड्स। इसको पूरे को सॉल्व कर लेना है, जो भी आंसर बने, जैसे आपकी बुक पे उसने कुछ निकाल के दिया हुआ है 1.72 10⁻6 कह रहा है सेकंड बनेंगे। वो कैसे बने मैंने बता दिया। मालूम क्या करना है, और कुछ और भी कह रहा है, कहता है व्हाट इज़ इट्स काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जी दो चीज़ें हैं, तो टाइम पीरियड भी निकल आया जो भी आपका इधर निकला, और काइनेटिक एनर्जी। और जाहिर है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही है, क्योंकि रोटेशनल की बात हो रही है। तो दो चीज़ों पे सवालिया निशान है, ये और ये। डाटा सारा आपके सामने है। ले जी, पहली जो चीज़ पूछी है बच्चों ज़रा देखिएगा, जो पहली चीज़ पूछी है एंगुलर मोमेंटम, तो मेरे पास उसका फार्मूला है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। लेकिन अब बड़ी ख़ास बात, यहाँ बड़ी ख़ास नोटेबल बात याद करें, कोई 2-3 लेक्चर पीछे जाएं तो कहीं जिक्र आया था
जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पुट किया था हुप का, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक था, हुप और डिस्क का बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करते हुए ये वाला सफ़ा कुछ याद आया हो 109 पेज, ये जो लिस्ट है ये आपको याद करने को कही थी। और इसमें ये जो सबसे लास्ट वाला है इस पे गौर कीजिए। सफ़ियर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमने के लिए सफ़ियर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², ये वाला फार्मूला। और सितारा, क्योंकि ज़ाहिर है सितारा है, स्टार है, तो स्फेरिकल ही शेप उसकी तस्वर करनी है, जैसे सूरज की तो स्फेरिकल शेप है या ज़मीन की हम तकरीबन स्फेरिकली मानते हैं। तो सफ़ियर के लिहाज से अब सितारे को सफ़ियर फ़र्ज़ करना है, तो सफ़ियर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों होगा 2/5 mr²। m और r दोनों गिवन है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यू आप पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसको मैं अभी इधर ही छोड़ता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ और ये इक्वेशन 2 कह लेते हैं। कुछ और भी मामला है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकल आएगा, इधर पुट कर देंगे, लेकिन ओमेगा पूरी लिस्ट में कहीं भी गिवन नहीं है। और अब याद करें जब टाइम पीरियड गिवन हो, तो पिछले अभी 1-2 लेक्चर पीछे मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला डिराइव करके दिया था। मैंने कहा था ये चैप्टर 7 में भी यूज़ होना है, जो अभी चैप्टर 5 फिलहाल कर रहे हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, देखें पिछले लेक्चर में मौजूद है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के फ़ौरन बाद, ये आपने देखा था पिछले ही लेक्चर में मौजूद है, जिसको फिर बाद में 2πf भी कह सकते हैं, क्योंकि 1/T 2πf है, ये आपको पता होना चाहिए। लो जी बच्चों, फिर टाइम पीरियड मालूम है तो फिर ओमेगा भी मालूम हो गया। इक्वेशन नंबर 3 में कह देता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं इसमें यूज़ करूँ इक्वेशन 1 में, तो एल वाला पता क्या बना, एल बना 2/5 mr², ये बना आई यानी ये वाला, और ओमेगा की जगह 2π/T, ये है वो फाइनल फार्मूला जो हमें यहाँ पर यूज़ करना है। माना जी 2/5 और m की वैल्यू ये वाली, बस ठीक है, फिर वैल्यू पुट करनी है, m r ये है, और 2π तो खैर नंबर है, पाई की वैल्यू जानते हैं, t गिवन है, हर चीज़ गिवन है, इसको सॉल्व करना आपके कैलकुलेटर का काम है। और यहाँ ये सॉल्व भी है, तो मैं आपको ये सारा इधर से दिखा देता हूँ, टाइम बचाता हूँ अपना। ये फार्मूला बना जी आपके सामने है, आई ओमेगा था, आई की वैल्यू भी ओमेगा की भी, और क्योंकि वो बताया हुआ है उसने ओमेगा कैसे बना 2π/T है, कैसे मैंने भी बनाया था पिछले लेक्चर में। बस फिर वैल्यूज़ हैं, मैथ्स की आर का स्क्वायर है और वो पुट करके ये स्क्वायर कर दिया, और बटा 5 है, और इनटू ये वाला फैक्टर, ये सारा जूल सेकंड यूनिट भी साथ लाजमी पुट करनी है, याद करें थ्योरी में बताई हुई है एंगुलर मोमेंटम की जूल सेकंड। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई, और क्या रहता है, तो बच्चों अभी रहता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी पूछी थी, उसका भी मैं लिखता हूँ फार्मूला। पता है आपको क्या है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, याद करें 12I ओमेगा², थ्योरी में पढ़ी है अभी चंद 2-3-4 दिन पहले पढ़ी है आपने। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 12I ओमेगा²। तो बस फिर ज़रा गौर करें, यहाँ भी तो कुछ वही मामला है, यहाँ भी आई और ओमेगा ही चाहिए थे, जो उसमें चाहिए थे दोनों वही इसमें भी चाहिए थे। बस फिर 1/2 आई फिर वही है 2/5 mr², और ओमेगा फिर वही है 2π/T, और लेकिन इस दफ़ा ओमेगा का स्क्वायर है। लें जी, बस फिर वही चीज़ें हैं जो उधर भी थी, वही इधर पुट करके सॉल्व कर लेना है। तो यही सोल्यूशन आपके सामने इधर भी है। मैं अपना फिर से टाइम यहाँ बचा रहा हूँ, ये देखें जी पूरी वही सोल्यूशन है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, उसका फार्मूला 12I ओमेगा², फिर वही आई जो है 2/5 mr², फिर वही ओमेगा जो है 2π/T, लेकिन उसका स्क्वायर भी है। और ये उसने कुछ किया 2 से 2 कैंसिल करके ये थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया, 1/5 mr² इंटू 2π/T सारे का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लीजिए, और यूनिट लिखनी भूलनी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी की जूल है। लो जी, अगला न्यूमेरिकल आपको याद होगा, ऑड नंबर न्यूमेरिकल थे, तो 1, 3, 5 और अगला था 7, और बस यही करके फिनिश न्यूमेरिकल, बस यही करने हैं हमने। 7th न्यूमेरिकल आपके सामने है जी कि व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड, कम अज़ कम स्पीड कितनी होगी एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट ए वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस सो दैट देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर द पायलट टू फॉल डाउन एट द हाइएस्ट पॉइंट। ये बच्चों क्या बात हो रही है, ये कुछ ऐसी बात है जैसे आप में से कुछ लोगों को इसका तजुर्बा भी हुआ होगा या किसी को करते देखा होगा। कोई छोटी सी पानी की बाल्टी है, छोटी सी पानी की बाल्टी भर के उसको आप तेज़ अपने हाथ के साथ ऊपर नीचे करके घुमाएं, उसको सर्कल में घुमाएं, तो टॉप पे जाके भी पानी गिरता नहीं है। पानी की जो बाल्टी है, ये उसका मैंने पकड़ने वाला कुंडा भी बना दिया, ये उल्टी मैंने दिखाई है, इसमें पानी भरा हुआ है, टॉप पे जाके भी गिरता नहीं है, ये इस सर्कल में घूम रही है। पानी नीचे को गिरना चाह रहा था ड्यू टू वेट,
लेकिन जो भी चीज़ सर्कल में घूमती है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, ऊपर को FCF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी मैग्नीट्यूड बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। ये कभी मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है आपने। यानी पानी गिरना चाहता था वेट की वजह से, जितना उसका वेट है अगर एग्जैक्ट उतनी ही लग जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर ही होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो FCF बाहर को जो पुश करेगी सर्कल में वो बराबर होगी वेट के बराबर। तो फिर ये गिरेगा नहीं क्योंकि ये दोनों फोर्सेस कैंसिल कर देंगी। ऐसा ही होता है, कभी देखा भी होगा। यानी mv²/r बच्चों ये बराबर होगा mg के। बस इस बाल्टी की जगह पे बस समझ लें कि हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है। तो कोई एरोप्लेन यूं जा रहा था और यहाँ टॉप पे पहुँच गया, यूं जा रहा था और यहाँ से होके ऊपर जाके उल्टा हो गया। फिर भी पायलट कहता है नीचे ना गिरे, तो इसका मतलब है जितना उसका वेट है उतनी ही उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगनी चाहिए। वही सिचुएशन जो भी बताई थी, यानी ये वाला फार्मूला। तो सवाल क्या था, वैल्यूज़ क्या गिवन थी? कहता है कि व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड, कम से कम कितनी स्पीड हो घूमने की किसी एरोप्लेन की, कैन एग्जीक्यूट का मतलब होता है टू परफॉर्म, अमल दरामद करना, परफॉर्म करना। तो कितनी कम से कम स्पीड से कोई जहाज़ एक वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर, वर्टिकल यूं ऊपर नीचे को, जैसे ये दिखाया है 1 किलोमीटर रेडियस। लो जी बच्चों, रेडियस R जो है 1 किलोमीटर है, 10 की पावर मैंने लिखा 3, पता है आपको इतने रेडियस, ये लिखा भी है ये सोल्यूशन में, रेडियस है 1 किलोमीटर यानी 10 की पावर 3 मतलब 1000 मीटर, 1000। सो दैट देयर इज विल बी नो टेंडेंसी, ताकि कोई रुझान ना हो गिरने का, फॉर दी पायलट टू फॉल डाउन एट दी हाईएस्ट पॉइंट, के टॉप पे जाके भी पायलट गिरे ना। तो मैंने बताया कि ऐसा तभी होगा जब वेट की फोर्स सेंट्रीफ्यूगल के बराबर है। ये m से m कैंसिल बच्चों, और v² हुआ, ये r उधर चला गया, r इंटू जी, और ये आप v², क्योंकि v चाहिए हमें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया। ये है जी फाइनल फार्मूला, r इंटू जी कह दें या g इंटू r अंडर रूट कह दें। इस स्पीड से घूमेगा अगर वो हवाई जहाज़, तो पायलट टॉप पे जाके भी गिरेगा नहीं नीचे। बस फिर g की वैल्यू 9.8 है, पता है, रेडियस गिवन है 1000, बस वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर लें, यही सोल्यूशन आपके सामने है। 99 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। इस स्पीड से अगर जहाज़ घूमेगा तो पायलट साहब गिरेंगे नहीं, टॉप पे जाके जहाज़ नीचे को उसका रुख होने के बावजूद, नीचे को उसकी अपसाइड डाउन होके भी गिरेगा नहीं। ले बच्चों, यही बस न्यूमेरिकल थे, ये फिनिश हुए जी। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास दूसरा, 7वां, 9वां और 10वां है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी दूसरा, 7वां, 9वां और 10वां। तो ये देखिए ज़रा, ये जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 है। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, वजाहत करें सेंट्रीपिटल फोर्स से मुराद क्या है। एंड वाई इट मस्ट बी फर्निश्ड, और ये क्यों मुहैया करनी ज़रूरी है, देनी ज़रूरी है, टू एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ टू फॉलो ए सर्कुलर पाथ, अगर चीज़ ने सर्कुलर पाथ में रहना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों देनी ज़रूरी है। 2 हिस्से हैं सवाल के, पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या और क्यों ज़रूरी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी डिफाइंड एज दी फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सर्कुलर पाथ, ये आपको पहले भी पता है, या वो वाली कर दीजिएगा जो मेरे नोट्स पे है, याद करें मैंने 3 डेफिनेशन दी थी, उनमें से नंबर 2 पे निशान लगाया था, वही लिख दीजिएगा बेशक। कहता है कि ये क्यों देनी ज़रूरी है अगर बॉडी को सर्कुलर पाथ में रखना है। तो आपको मैंने समझाया था बड़ी डिटेल में जब सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक पढ़ाया था, याद होगा। आधा पीरियड हमने सिर्फ इन्हीं बात, बल्कि तकरीबन शायद पूरा पीरियड ही, पहले तो आधे से ज़्यादा कुछ पीरियड हमने पूरी डिटेल में इसके बताया था। तो क्यों ज़रूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए ज़रूरी है, बताया था तब भी, कि अगर ना देंगे ये कोई चीज़ यूँ जा रही हो तो हमें उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स देनी पड़ती है ताकि उसको मोड़ दें, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स देनी पड़ती है। फिर वो नहीं मुड़ रही, सीधी जाना चाह रही है तो फिर फोर्स देनी पड़ेगी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो उसको मोड़ देगी, फिर उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी तो फिर मोड़ देगी, फिर उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो फिर मोड़ देगी, हत्ता कि चीज़ सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगी। यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है जो हर तरफ से टूवर्ड द सेंटर लगती है, हर तरफ से टूवर्ड द सेंटर। तो ये अगर ना हुई तो बॉडी सीधी निकल जाएगी, बॉडी सीधी निकल जाएगी, मेकिंग ए टेंजेंट। याद करें ये सारी बातें हमने की हुई हैं। बॉडी अपने ही इनर्शिया की
धक्के में सीधी निकल जाएगी। तो ये हर लम्हा देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स तो बॉडी रहेगी, यही लिखा है एक्सप्लेनेशन में कि क्यों देनी ज़रूरी है। कहता है एनी फोर्स, कोई भी फोर्स विच इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड या स्पीड। ये वाली फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगी थी, ये उसकी स्पीड तो नहीं चेंज करेगी, सिर्फ मोड़ेगी उसको, यूँ मोड़ दिया, फिर मोड़ा, फिर मोड़ा, फिर मोड़ा, तो सर्कुलर मोशन शुरू होगी। When an object is moving in a circle, जब कोई चीज़ सर्कल में घूम रही होती है, the direction of its velocity changes instant to instant, हर लम्हे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। कभी वो दिखाया आपको इधर को, कभी उधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, टेंजेंट बनाती हुई। The force which changes the direction and is acting perpendicular to the velocity is centripetal force। वो फोर्स जो हर लम्हा चेंज करती है वेलोसिटी को, बॉडी सीधी निकल जाती लेकिन इधर को बॉडी मुड़ी, सीधी निकल जाती लेकिन इधर को मुड़ी, तो वो फोर्स जो ऐसा करती है और वो फोर्स होती है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वो होती है सेंट्रिपेटल फोर्स। तो ये है उसकी अहमियत। ये होगा जी आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। और कौन कौन से हैं जी? और है 7वां, 9वां और 10वां। 7वां शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशंस। सादा सिचुएशन में मंदरजा झैल वेक्टरों की डायरेक्शन स्टेटमेंट दें कि किधर को होगी। कौन कौन से जी? एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। लें जी बच्चों, कभी थ्योरी पढ़ते हुए ये बड़ी वाज़े तौर पर बातें बताई हुई हैं। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है, और वो बच्चों मिलती है राइट हैंड रूल से। होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड सच दैट कर्लिंग फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो फिर जो अंगूठा होता है वो अंगूठा देता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और अगली बात बच्चों ये है कि जिस तरह लीनियर मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो लीनियर वेलोसिटी की, ऐसे ही बच्चों एंगुलर मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो एंगुलर वेलोसिटी की। चुनांचे इसी के अलॉन्ग, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग ही, उसी राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी मिलेगी और एंगुलर मोमेंटम भी। आपने ये वाली डायग्राम बनानी है, मैं कह रहा हूँ ये वाली डायग्राम बनानी है इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में, जो किताब पे नहीं बनी, आपने बनानी है। तो दोनों की डायरेक्शन पूछी है, एंगुलर वेलोसिटी की भी, एंगुलर मोमेंटम की भी। तो कहता है कि इन सिंपल सिचुएशन, आम हालात में, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन है, इसके अलोंग है दोनों। विच इज़ फाउंड बाई राइट हैंड रूल, वो बताया मैंने भी आपको। और वो आगे पूरी स्टेटमेंट है जी राइट हैंड रूल की, आपकी जानी पहचानी। ग्रास्प यानी गिरफ्त में ले लें, पकड़ लें, दी एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो थंब, यहाँ इरेक्ट का लफ्ज़ भी लिख दें, सीधा अंगूठा। इरेक्ट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, दोनों की ही डायरेक्शन देता है। ठीक हो गया जी। दूसरा था, 7वां था, और 9वां और 10वां। अगला है जी 9वां शॉर्ट क्वेश्चन। व्हेन मड गारा फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ ए मूविंग बाइसिकल। गारा चिपका हुआ था चलते हुए बाइसिकल के टायर को, जब वो फ्लाई करता, उड़ता है, गारा उड़ के किधर जाता है? इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन। तो कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा, देखा होगा, ये है जी टायर साइकिल का। टायर जब बच्चों यूँ घूमेगा तो ये ऊपर, तो यहाँ पर मडगार्ड, आपको पता मडगार्ड, गारे के गार्ड जो गारे को हमारी बॉडी तक नहीं पहुँचने देते, वो लगे होते हैं, उन पे भी जाके गारा टकराता है। लेकिन हमें जो नज़र आता है वो सिर्फ ये पीछे को यूँ उड़ता हुआ। वैसे तो इधर को भी थोड़ा सा आता है, लेकिन ये क्योंकि ज़मीन नीचे है तो ज़मीन के टच करते ही गारा लगा, तो इधर को बहुत कम रह जाता है आने वाला, ज़्यादातर यहाँ से जाता है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये बच्चों टेंजेंट बना रही है, टेंजेंट बना रही है विद द बाउंड्री ऑफ द टायर। तो पूछा था किस डायरेक्शन में जाता, तो यूँ टेंजेंट बनाता हुआ। लेकिन ये चिपका हुआ क्यों था? ये थोड़ी सी बात ये भी आंसर में बता दें तो बेहतर है, जो बताई भी हुई है किताबों में। ये चिपका हुआ था गारा, एक होती है एडहेसिव फोर्स, एक मटेरियल के एटमों की दूसरे मटेरियल से चिपकने की फोर्स। जैसे कि पानी है, पानी के कतरे चिपके रह जाते हैं शीशे के ग्लास की दीवारों से भी, या कोई और शीशे का या कोई और कोई चीज़, दीवार वगैरह कोई भी चीज़ हो, कोई लकड़ी है, पानी आपने उस पर गिराया तो उस पर चिपक जाता है। इस फोर्स को जिससे वो चिपकता है एडहेसिव फोर्स कहते हैं, आपको पता होगा। तो एडहेसिव फोर्स केमिस्ट्री में भी कहीं इसका जिक्र है। ये चिपकने वाली फोर्स थी जिसने सर्कल में जो रखे हुए थी गारे को, वरना गारा उखड़ जाता। इसका मतलब है यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा कर रही थी एडहेसिव फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। जब स्पीड बढ़ी, चलते हुए टायर की स्पीड ज़्यादा हुई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि रिक्वायर्ड फोर्स है, ये बड़ी बातें मैंने बताई हुई हैं आपको थ्योरी में, जो मतलूबा सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो भी बढ़ी, क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक स्पीड बढ़ेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए इसको चिपकाए रखने के लिए गारे को, या घुमाए रखने के लिए सर्कल में, वो भी बढ़ी। लेकिन एडहेसिव फोर्स उतनी की उतनी थी जितनी होती है गारे और टायर के दरमियान।
तो जो जो स्पीड तेज़ होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। एक स्टेज आएगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी चाहिए कि जो एडहेसिव फोर्स से चिपकाने वाली फोर्स से ज़्यादा हो गई, क्योंकि स्पीड बहुत थी तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें ज़्यादा चाहिए, एडहेसिव फोर्स काफ़ी ना रही एडहेसिव फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए थी, तो गारा फिर उखड़ जाएगा। किधर को जाएगा ये मैंने दिखा दिया, अलॉन्ग ए टेंजेंट, और यही आंसर लिखा है, कहता द मड विल फ्लाई ऑफ, गारा उड़ के जाएगा अलॉन्ग द टेंजेंट। एक्सप्लेनेशन में कहता है व्हेन द टायर रोटेट्स, जब टायर घूमता है, ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन द मड, गारे पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, विच इज़ इक्वल टू द एडहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द टायर एंड द मड। तो वो टायर के मॉलिक्यूल और गारे के दरमियान एडहेसिव फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा करती है। व्हेन एंगुलर स्पीड यानी घूमने की स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेज, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर को लगती है एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑल्सो इंक्रीजेज। हम दोनों तरह कह सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाती है या कहिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाती है, जो चाहिए थी घुमाए रखने के लिए, जो कि बढ़ जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होती है मैग्नीट्यूड में, तो वो बढ़ जाती है स्पीड बढ़ने से। चुनाचे एडहेसिव फोर्स काफ़ी नहीं रहती चिपकाए रखने के लिए। व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट बिकम्स ग्रेटर दैन द एडहेसिव फोर्स, तो जब एडहेसिव फोर्स से ज़रा सी ज़्यादा होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फिर मड लीव्स द टायर एंड फ्लाइज ऑफ, उड़ के परे चला जाता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ देयर वेलोसिटी, जो कि होती है टेंजेंट की अलॉन्ग। और है जी इससे आगे हमारा 10वां शॉर्ट क्वेश्चन, और साथ ही ये मामला फिनिश सारा। तो 10वां शॉर्ट क्वेश्चन ये साथ ही है, ए डिस्क एंड ए हूप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन एट द सेम टाइम। डिस्क और हूप किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से एक ही वक्त में आने शुरू हुए। विच वन विल हैव ग्रेटर स्पीड ऑन रीचिंग द बॉटम। अच्छा ये बच्चों ऐसा है कि मैं वैसे ये पसंद करूँगा, छोटा सा सिंपल सा आंसर है, मैं वैसे पसंद करूँगा कि ये मैं आपके लिए छोड़ूँ, बड़ा ही आसान है। मेरा वो लेक्चर देखें, वो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का था, उसके आखिरी चंद मिनट जो हैं 2-3 मिनट शायद आखिरी, वो वाले देखें, आपको पूरा आंसर मिलेगा उसमें। और ये भी आप देखिएगा, मैं जानबूझ के ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कुछ आप भी इस पर गौर करें ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। ठीक हो गया जी, चैप्टर 5 बच्चे यही था आपका। थैंक यू वेरी मच जी, ये आपका फिनिश हुआ।